प्रिय बच्चों, सुप्रभात, सादर नमस्ते। आज हम सब पद परिचय विषय को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम सब पद परिचय पढ़ें। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को पद कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को पद नहीं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, अर्थात शब्द क्या होता है? स्वतंत्र सार्थक इकाई है। शब्द क्या है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। जैसे जल, नदी आदि। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो ये पद बन जाते हैं। तो पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, जिसका संबंध वाक्य के अन्य पदों से होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो ये पद बन जाते हैं। अब पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, अर्थात शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है। भाषा की क्या है? सबसे छोटी और स्वतंत्र इकाई है, और पद उसका वाक्य में प्रयुक्त है। और पद उसके वाक्य में क्या है? प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त रूप में है। जैसे गंगा का जल पवित्र है। यहां गंगा जल क्या हो गया? गंगा जल पवित्र है। ये सभी क्या हैं? पद हैं। तो पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द तब पद कहलाता है जिसका संबंध वाक्य के अन्य पदों से हो जाता है। अब यहां पर लड़का घर जाता है, गंगा का जल पवित्र है। अब इस वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय जो देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। तो पद परिचय के पहले हमको ये जानना चाहिए कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द और पद में क्या अंतर है? पहले अंतर को हम समझ लें, तो इसके बाद पद परिचय के बारे में हम जानना शुरू करते हैं, समझाते हैं। शब्द स्वतंत्र होता है। शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है। उसका वाक्य के किसी पद से कोई संबंध नहीं होता। उसका वाक्य के किसी पद से संबंध नहीं होता है, किंतु पद परतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता। ये भी ध्यान रखना है। शब्द स्वतंत्र है लेकिन पद स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों से होता है। जैसे अब यहां गंगा का जल पवित्र है। यहां गंगा जल पवित्र ये सभी पद हैं। जैसे हम कहें कि राम दिल्ली से सोनीपत आता है। राम दिल्ली से सोनीपत आता है। अब इसको हम जब पद में राम अलग कर दिए, दिल्ली से सोनीपत आता है, ये सब क्या हो गया? पद हो गया। तो पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पदों का जब व्याकरणिक परिचय देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं, अर्थात उनकी स्थिति बताना। अब उनकी स्थिति क्या बताना? उनका लिंग स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है,
वचन एक वचन है कि बहुवचन है, कारक चिन्हों का प्रयोग, कारक भेद, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर, इस कारक के भेद इन चिन्हों के माध्यम से अन्य पदों के साथ क्या संबंध बताना, यह क्या है, ये सब पद परिचय कहलाता है। तो प्रिय बच्चों, ये पद परिचय। अब पद परिचय के लिए कुछ आवश्यक बातें जाननी चाहिए हमें। जब तक आप इस आवश्यक बातों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम सही रूप में पद परिचय नहीं दे पाएंगे। तो आइए, क्या आवश्यक बातें हैं, इसको ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। संज्ञा, पद परिचय देते समय हमको निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। संज्ञा, तो संज्ञा के भेद बताना है। अब संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लिंग बताना है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। वचन बताना है, एक वचन की बहुवचन। कारक, जैसे पहले बताए हम आपको, क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम को अंडरलाइन कर दिए और पूछ दिया कि इसका पद परिचय दीजिए। तो राम क्या है, संज्ञा है। एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप बताएंगे पुल्लिंग है। ठीक है। कर्ता कारक है और क्रिया का कर्ता है। क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है, क्रिया का कर्ता है। यह हुआ है आपका व्याकरणिक परिचय या पद परिचय। मोहन, रांची, रामायण, गौरा, यमुना, हिमालय, दैनिक भास्कर, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक लड़का, शहर, पुस्तक, गाय, नदी, पर्वत, अखबार इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद भी हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक में क्या है, घी, तेल, कागज, कपड़ा, चांदी इत्यादि। समूहवाचक में कच्छा, भीड़, मेला, सेना। तीसरा है भाववाचक। अब भाववाचक में ईमानदारी, बुढ़ापा, पढ़ाई इत्यादि। गंगा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब गंगा क्या हो गई, गंगा का, अब गंगा यहां पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग, एक वचन, संबंध, संबंध कारक, काके की, गंगा का। तो गंगा का अगर पद परिचय देना हुआ तो हम यहां क्या कर दिए, गंगा का जल पवित्र है। अब गंगा को का अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया और पूछ दिया इसका पद परिचय दीजिए। तो पद परिचय में हमको देना होगा गंगा का व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, संबंध कारक, जल के साथ इसका क्या है, संबंध है। तो पद परिचय के लिए कुछ आवश्यक जो बातें हैं ये संज्ञा के रूप में आपको बताया हूं। तो संज्ञा के कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, एक वचन की बहुवचन, क्रिया के साथ कर्ता का संबंध। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, वचन, लिंग, कारक, क्रिया के साथ संबंध। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे इत्यादि। अब संज्ञा सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में मैं, हम का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में तुम, आप का प्रयोग होता है।
अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में वह, वे, दोनों, वे सब का प्रयोग होता है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने आप के लिए। मैं स्वयं चला आऊंगा। अब यहां स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप पढ़ लूंगा। अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, जहां प्रश्न का बोध कराए, कौन, किसे। निश्चयवाचक, यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। यहां थोड़ा गलत छपा हुआ है भी बच्चों, निश्चय के बाद अनिश्चय होना चाहिए। तो अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। अब संबंधवाचक जैसा वैसा। तो यहां पर पद परिचय में हमको सर्वनाम के भेदों की भी चर्चा करनी है। तो जब तक हम सर्वनाम का पद परिचय देते समय उसके भेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा क्रिया से संबंध के आधार पर हम सर्वनाम का पद परिचय दे सकते हैं। जैसे वह पढ़ता है, अब वह को अंडरलाइन कर दिया। अब वह पढ़ता है तो वह क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन, क्रिया का कर्ता। अब समझ आ गया? मैं एक एक उदाहरण दे करके आपको समझाते जा रहा हूं। इसके बाद आइए विशेषण। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण का पद परिचय देते समय विशेषण के भेद, वचन, लिंग, विशेष और प्रविशेषण का उल्लेख करना होगा। अब यहां विशेषण के भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अब गुणवाचक विशेषण हो अच्छा, गंदा, सुंदर, लाल, ईमानदार। संख्यावाचक, अब संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक क्या है? 10, 20, 5, 100, 1000। अनिश्चित संख्यावाचक थोड़े रुपए, कुछ रुपए, हजारों साल। अब ये क्या है? अनिश्चयवाचक। परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें माप तौल की इकाई का ज्ञात होता है, बोध होता है। जैसे अब इसमें भी निश्चित है और अनिश्चित है। 1 लीटर डीजल, 10 ग्राम चांदी, 20 मीटर कपड़ा। अनिश्चयवाचक में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, बहुत सा पानी। सार्वनामिक विशेषण मेरा भाई, उसकी पुस्तक। जैसे मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन किस कक्षा में पढ़ता है? 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अब यहां 10वीं को अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया, उसका पद परिचय पूछा गया। तो 10वीं क्या हो जाएगा? विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, कक्षा विशेष का विशेषण। कक्षा क्या है? विशेष्य है। तो विशेष्य का क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो यहां पर जब हम विशेषण का परिचय देने जाएंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि विशेषण की भेद परिचय देते समय क्या करेंगे? विशेषण के भेद, लिंग, वचन तथा विशेष से संबंध के आधार पर हम विशेषण का परिचय देते हैं। तो पद परिचय में या प्रिय बच्चों आपको समझे, संज्ञा के द्वारा पद परिचय, सर्वनाम के द्वारा पद परिचय, विशेषण के द्वारा पद परिचय। अब आइए क्रिया के द्वारा। क्रिया का जब हमको पद परिचय देना होगा तो क्रिया के अनुसार क्या होता है? क्रिया के भेद, सकर्मक या
अकर्मक। अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। उसके वचन, लिंग, काल, वाच्य, कर्ता या कर्म का संकेत। अब क्रिया के अंतर्गत हमको ये बताना पड़ेगा कि इस अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण के रूप में वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। अब लिखता है को रेखांकित कर दिया गया, लिखता है को रेखांकित कर दिया गया। अब इसका हमको पद व्याकरणिक पद परिचय देना है, तो क्या होगा? क्रिया। पहले तो क्या बताएंगे हम इसको? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया होगी क्या कर्मक क्रिया होगी? तो यहां पर आपको ध्यान देना है, परिभाषा को भी ध्यान देना है। परिभाषा के अनुसार आपको बताना होगा कि जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्म सकर्म, जिसमें कर्म न हो और जिसमें कर्म हो। तो वह पत्र लिखता है, वह पत्र को लिखता है। देखिए, कारक चिन्हों के माध्यम से भी अगर हम पता करें तो आपको पता चल जाएगा यहां को साइलेंट है। वह पत्र लिखता है और वह पत्र को लिखता है। क्या, किसे, किसको लगाने के बाद अगर हमें प्रश्न का उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया, और नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। अब इस उदाहरण के द्वारा इसमें हमको क्या, क्यों, किसे लगाने के बाद उत्तर मिल रहा है। क्या उत्तर मिल रहा है? पत्र लिखता है। जब पत्र लिखता है तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। तो वह पत्र लिखता है। जब हम व्याकरणिक पद परिचय देंगे तो हम बताएंगे कि लिखता है का पद परिचय होगा क्रिया, सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य और कर्ता की क्रिया। यह व्याकरणिक परिचय इस अनुसार आपका बनेगा। इसके बाद आता है क्रिया विशेषण के द्वारा पद परिचय देना। अब यहां अव्यय हमारे जो चार हैं, जिसको अविकारी कहा जाता है, इसके चार भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इसके भी भेद अलग अलग हैं। तो आइए क्रिया विशेषण की तरफ। अब क्रिया विशेषण की विशेषता क्या बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण क्या करते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो हमको क्रिया विशेषण के अंदर क्या आएगा? क्रिया के भेद, क्रिया की विशेषता का उल्लेख करना। अब क्रिया के भेद क्या क्या है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक के अंदर क्या आएगा? कल, आज, परसों, अभी, अभी। स्थानवाचक यहां वहां, ऊपर, दाएं बाएं। रीतिवाचक ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, भली भांत, कैसे। परिमाणवाचक कम, अधिक, तनिक, खूब, थोड़ा सा, पर्याप्त। अब इन शब्दों का जहां पर प्रयोग मिलेगा वह क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे सुरभि गाना अच्छा गाती है। अब यहां सुरभि गाना अच्छा गाती है। अब अच्छा गाती है, धीरे धीरे गाती है। सुरभि गाना धीरे धीरे गाती है। तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कौन सी क्रिया विशेषण? रीतवाचक क्रिया विशेषण। गाती है, क्रिया की विशेषता बताई गई है। अब यहां सुरभि गाना अच्छा गाती है, अच्छा नहीं होगा, यहां धीरे धीरे। प्रिय बच्चों, यह ध्यान दीजिएगा, यहां गलत लिखा हुआ है। सुरभि गाना धीरे धीरे गाती है। अब धीरे धीरे को अंडर बताना है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? यहां पर क्रिया विशेषण। कौन सी क्रिया विशेषण? रीतवाचक क्रिया विशेषण। गाती है क्रिया की विशेषता बताई गई है। अब आइए समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा व्याकरणिक परिचय।
दो या दो से अधिक पदों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने से काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत संयुक्त पदों, वाक्यों का उल्लेख करना है। अब समुच्चय बोधक के भेद हैं, समाधिकरण और व्यधिकरण। तो समाधिकरण किसे कहते हैं और व्यधिकरण किसे कहते हैं? जिन पदों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़ने का काम किया जाता है उन्हें हम समाधिकरण कहते हैं। समाधिकरण अव्यय का प्रयोग हम संयुक्त वाक्य में करते हैं। राम पढ़ता है, सोहन खेलता है। अब संयुक्त वाक्य में और को जोड़ देंगे, समान वाक्य है, दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, तो यहां पर और क्या है? समाधिकरण अव्यय है। तो जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, इन शब्दों का जहां पर प्रयोग मिले तो वह कौन सा अव्यय हो जाएगा? समुच्चय बोधक समाधिकरण अव्यय। जिन पदों द्वारा मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य जोड़ने का काम किया जाता है उन्हें हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जिन पदों द्वारा मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य जोड़ने का काम किया जाता है उसे हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि, क्योंकि, जो कि, यद्यपि, तथापि, अर्थात, यदि, तो, इत्यादि। यह हम व्यधिकरण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मिश्र वाक्य में करते हैं। तो इस तरह से व्याकरणिक परिचय देते समय अगर मिश्र वाक्य की तरह वाक्य हो और उसमें कि, क्योंकि, जो कि, यद्यपि, तथापि, अर्थात, यदि, तो जैसे शब्द मिले तो वहां हम व्याकरणिक परिचय के रूप में क्या देंगे? अव्यय। कौन सा अव्यय? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक के अंतर्गत व्यधिकरण। तो प्रिय बच्चों, यह व्याकरणिक परिचय समुच्चय बोधक का। इसके बाद संबंध बोधक। अब संबंध बोधक में क्या है? वाक्य में एक संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे पदों से दिखाता है। संज्ञा का संबंध क्या करता है? वाक्य के दूसरे पदों से दिखाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत के साथ, के आगे, के पीछे, के सामने और भेदों के संबंध का उल्लेख करना है। अब यहां पर जैसे आप क्रिया विशेषण में पढ़े, क्रिया विशेषण में जैसे दिया कि आप पढ़े थे कि उसमें आगे, पीछे, सामने, ऊपर, नीचे, लेकिन यहां के लगा रहेगा। के आगे, के पीछे, के सामने। ऐसे वाक्य जहां पर मिलेंगे वहां पर आपको संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, जब विस्मयादि बोधक अव्यय का हम परिचय देंगे तो यहां विस्मयादि अव्यय के हम भेद, हर्षबोधक, आहा, वाह वाह, शाबाश। शोक बोधक में क्या है? हाय, आह, ऊह, त्राहि त्राहि। आश्चर्य बोधक, वाह, क्या रे। अनुमोदक बोधक, ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। तिरस्कार बोधक, छी छी, हट, चुप। संबंध बोधक, अरे, जी, अजी, लो। ऐसे शब्दों का जहां पर प्रयोग मिलेगा, जब हमको व्याकरणिक पद परिचय देना होगा तो हम वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में व्याकरणिक परिचय देंगे। इसके बाद आता है प्रिय बच्चों निपात। निपात शब्दों के अर्थ में एक विशेष प्रकार का बल प्रदान करते हैं। शब्दों के अर्थ में जब एक विशेष प्रकार का बल प्रदान करते, एक विशेष प्रकार के अर्थ का बोध कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जैसे मात्र, केवल, भी, तो। आज भी तो पढ़ना है, अभी का दे दिया गया आपको व्याकरणिक परिचय देना। आज भी तो पढ़ना है, अब भी पर जोर दिए,
आज पढ़ना है, आज भी तो पढ़ना है। अब भी पर जोर दिए, अर्थ बदल गया। अतः भी क्या हो गया, यहां निपात है, तो निपात के रूप में इसका परिचय देंगे हम। आज हमको पढ़ना है, आज केवल मुझको पढ़ना है, तो आज पर दे दिया, आज क्या हो गया, यहां पर निपात हो गया। मात्र, अब मात्र क्या है, मात्र यहां पर निपात का, आज भी तो जाना है, आज भी तो जाना है, तो क्या हो गया, निपात। तो प्रिय बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा पद परिचय। पद परिचय के अंतर्गत हमें संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, क्रिया, क्रिया के भेद, विशेषण, विशेषण के भेद, समुच्चय बोधक उसके भेद, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इन सभी का हमको पद परिचय देना पड़ता है। व्याकरणिक पद परिचय में परिचय देते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर आइए कुछ चर्चा हम आप कर लेते हैं। पद परिचय करते समय सर्वप्रथम प्रत्येक पद को अलग अलग समझना चाहिए, प्रत्येक पद को अलग अलग समझना चाहिए। पद का प्रकार बताना अति आवश्यक है। पद का वाक्य का अन्य पदों से क्या संबंध है, ये बताना हमको जरूरी है। और वाक्य उस पद का कार्य को स्पष्ट करना चाहिए। वाक्य उस पद का कार्य कैसे करता है, ये भी हमें स्पष्ट बताना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ एक उदाहरण के रूप में आपके सामने मैं रख रहा हूं, लड़की मधुर गीत गाती है, लड़की मधुर गीत गाती है। अब यहां पर हमको जब पद परिचय देना होगा तो हम सबको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, लड़की मधुर गीत गाती है। तो लड़की क्या है, लड़की को पद परिचय देना होगा तो क्या बताएंगे हम, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, गाती है क्रिया का कर्ता, मधुर विशेषण, गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन, गीत विशेष का विशेषण। गीत जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन, कर्म कारक, गाती है क्रिया का कर्म, मधुर विशेषण का विशेष। गाती है गा धातु, क्रिया कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग एक वचन, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य, लड़की कर्ता की क्रिया, गीत कर्म की क्रिया। तो प्रिय बच्चों, यह व्याकरणिक पद परिचय आपके सामने समझाए। निश्चित रूप से क्लास 10 के बच्चों को यह पद परिचय समझ में आ गया होगा। मैं कुछ क्वेश्चन इसको दूंगा और उसका आप अभ्यास करिएगा। बिना अभ्यास के कुछ नहीं आता है। इन परिभाषाओं के आधार पर जिस दिन आप अभ्यास कर लेंगे आपको पद परिचय समझ में आ जाएगा। इस संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सब का परिभाषाओं को आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बंद हो गया ना।